हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। और आज 15 अगस्त 2026 को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को मेरी तरफ से। तो आज हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है जीओआईटी का, हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी टाइप। यहाँ पे कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप नहीं होता है? तो देखो, एज पर ऑप्शन देख लिया जाए तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि हमने जब टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने स्टार के बारे में पढ़ा था। एक हम स्टार के बारे में पढ़ते हैं, मैश के बारे में पढ़ते हैं, ट्री के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास और होती हैं, एक हमारे पास बस टोपोलॉजी आ जाती है और एक हमारे पास आ जाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। और हाइब्रिड बस एक्चुअल में होती कोई टोपोलॉजी नहीं है, बस ये कॉम्बिनेशन होता है दो टोपोलॉजीज का। जब हम बस टोपोलॉजी प्लस हम जो हमारी जो स्टार टोपोलॉजी होती है इसको हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास कौन सी टोपोलॉजी बन के आती है? हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी बन के आती है। अब कई बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर टोपोलॉजी होता है क्या, आप बार बार टोपोलॉजी टोपोलॉजी कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जब भी आप ना कोई नेटवर्क अपना बनाते हैं, एनी नेटवर्क, जब आप अब कोई ना कोई अपना नेटवर्क जब आप इस्टेब्लिश करते हो, तो नेटवर्क इस्टेब्लिश करने का जो तरीका होता है ना, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपने फिजिकल कनेक्शन यूज़ किया है बनाने के लिए किसी नेटवर्क को, उसको क्या बोला जाता है? उसको टोपोलॉजी का हम नाम दे देते हैं। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि टोपोलॉजी होता क्या है। तो जब भी हम कोई फिजिकल कनेक्शन बनाते हैं हमारे नेटवर्क का, उसको हम क्या बोल देते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी हम उसको बोल देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्म बन जाती है। बाकी इसके अलावा देखो और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हम अलग अलग टाइप को नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ते हैं। तो लाइक जैसे हमारे पास स्टार टोपोलॉजी आती है, रिंग टोपोलॉजी आती है ना। इसके अलावा मैश आता है, ट्री आता है। इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है या फिर क्या क्या मेन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं? तो स्टार का देखो यही क्वेश्चन पूछा जाता है जब हम स्टार टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सी टोपोलॉजी है या फिर एक हमारे पास ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसको जब हम बनाते हैं तो हम एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस रखते हैं। लाइक एक हम सेंट्रलाइज्ड डिवाइस रखते हैं, इसके थ्रू क्या करते हैं, बाकी सारे डिवाइसेस को हम इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, है ना। एक ऐसा नेटवर्क होता है जहाँ पे हम एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस रखते हैं और बाकी सारी सभी डिवाइसेस को हम क्या करते हैं? नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। और ये सेंट्रलाइज्ड जो डिवाइस होता है ये क्या हो सकता है? या तो ये हमारा हब हो सकता है या तो ये हमारा स्विच हो सकता है ना। एज पर जो हमारा जो भी वेंडर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर जो हमारे पास कस्टमर्स होते हैं उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इसको मतलब प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा। ठीक है, या तो हब हो सकता है या तो स्विच हो सकता है। ठीक है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं जब आप स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, फर्स्ट पॉइंट ये पूछा जाता है मतलब कौन सा डिवाइस, मतलब कौन सा ऐसा नेटवर्क होता है, फिर कौन सी ऐसी टोपोलॉजी होती है जहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है ना। सेंट्रलाइज्ड आपके पास डिवाइस होता है इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, तो वो आपका स्टार होता है या फिर स्टार टोपोलॉजी हमारे पास होती है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आप सेंट्रलाइज्ड डिवाइस आप यूज़ करते हैं स्टार टोपोलॉजी बनाने के लिए, तो वो कौन सा डिवाइस हो सकता है? तो वो या तो हब हो सकता है या तो वो हमारा स्विच हो सकता है। दो क्वेश्चन ये आपके क्लियर हो गए। थर्ड क्वेश्चन जैसे मैं बात कर लेता हूँ स्टार टोपोलॉजी की, पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हमारे पास टोपोलॉजी होती है जहाँ पे अगर सेंट्रल डिवाइस अगर फेल हो जाए तो सारा का सारा नेटवर्क क्या हो जाता है? नेटवर्क हमारा डाउन हो जाता है। डाउन होने का मतलब है कि नेटवर्क वो एक तरीके से फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब अब उस नेटवर्क का कोई लेना देना ही नहीं बचा। अब वो कौन सा हमारे पास टोपोलॉजी होगी? तो वो भी हमारे पास एक स्टार टोपोलॉजी हमारे पास वो बन के आएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन हैं। देखो क्योंकि यहाँ पे मैंने डायग्राम इसीलिए बताई कि कल को क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछ ले कि आप बताओ कि अगर आपका सेंट्रल डिवाइस, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जहाँ पे आपका सेंट्रल डिवाइस अगर ख़राब हो जाए तो आपका पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है क्योंकि सर स्टार के अंदर ही हम सेंट्रलाइज्ड डिवाइस यूज़ करते हैं, तो स्टार टोपोलॉजी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन है जो स्टार टोपोलॉजी के बारे में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा हमारे पास जैसे मैश टोपोलॉजी है, तो मैश का देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी है ना। मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी हमारे पास कौन सी बन जाती है? तो मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी हमारे पास मैश बन जाती है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमें मैश टोपोलॉजी बनानी होती है, लाइक जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपके पास यहाँ पे 4 कंप्यूटर हैं और इन 4 कंप्यूटर्स को आपने मैश टोपोलॉजी के अंदर बनाना है, इस्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको हर एक कंप्यूटर को हर एक कंप्यूटर के साथ क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको दिख रहा है कि हर एक सर मान लेते हैं कि कंप्यूटर हमारा ए आ गया, तो ए कंप्यूटर हमारा बी के साथ भी कनेक्टेड है ना, हमारा सी कंप्यूटर के साथ भी कनेक्टेड है और हमारा डी कंप्यूटर के साथ भी कनेक्टेड है। तो इस टाइप के जो
कनेक्टिविटी बनती है या फिर इस टाइप की जो टोपोलॉजी बनती है, इसको हम मैश टोपोलॉजी बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अलग अलग केबल्स का यूज़ किया है ना। यहाँ से आप देख रहे हो ए से बी मैंने जब एक मतलब लाइन यहाँ पे बनाई, तो ये लाइन क्या है, एक हमारे पास केबल हमारे पास ये बन जाती है। तो इसी का ना एक क्वेश्चन पूछा आता है मैश टोपोलॉजी के बारे में, कि आप बताएंगे कि अगर आपके पास एन नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, एन नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, तो आपको हाउ मच, है ना, हाउ मच केबल्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मच या फिर केबल कनेक्शंस आर रिक्वायर्ड, सिंपल बोल देता हूँ कि आपको कितनी केबल कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन लिखा जाएगा, इन द मैश टोपोलॉजी इफ यू हैव 4 डिवाइसेस, है ना, 4 डिवाइसेस नहीं लिखा होगा तो लिखेंगे 4 नोड्स। क्योंकि जब भी हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो मैंने आपको काफ़ी बार ये चीज़ समझाई हुई है कि जो भी डिवाइस अगर वो नेटवर्क के ऊपर है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम नोड बोल देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ द मैश टोपोलॉजीज हैज़ द 4 नोड्स। ठीक है, मतलब मैश टोपोलॉजीज के पास क्या है, हमारे पास 4 डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे बोलेगा फिल इन द ब्लैंक केबल या फिर फिल इन द ब्लैंक कनेक्शंस आर रिक्वायर्ड। तो कितने कनेक्शंस आपको रिक्वायर्ड होंगे एक पर्टिकुलर मैश को बनाने के लिए, है ना। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सिंपल मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, उसका क्या होता है, n × n-1 / 2। ये एक फॉर्मूला है जब आपको क्या करना होता है, जब आपको केबल या फिर कनेक्शन बताने होते हैं, कहाँ पे, मैश टोपोलॉजी के अंदर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसको रट लेना, चाहे आप इसको लिख लेना, चाहे आप इसको हाईलाइट करके अपने कॉपी के अंदर नोट कर लेना। अब देखो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका। अब देखो चलो यही एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 डिवाइसेस थे, तो यहाँ पे हम एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 4 × 4 - 1 / 2, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 4 × 3 / 2, है ना। जैसे आप नॉर्मली मैथ्स में कैलकुलेट करते हैं, तो 2 × 2 = 4, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 × 3, और 2 × 3 कितना होता है, 6। मतलब आपको अगर 4 डिवाइसेस को मैश टोपोलॉजी के अंदर इस्टेब्लिश करना है या फिर उनकी जो टोपोलॉजी है वो बनानी है, मैश टोपोलॉजी बनानी है, तो उसके लिए आपको 6 केबल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अब हम इसको काउंट कर लेते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहले मैंने केबल यहाँ पे यूज़ की, फर्स्ट नंबर की केबल यहाँ पे आई, सेकंड केबल की यहाँ पे आई लगाई मैंने, थर्ड मैंने यहाँ पे लगाई, फोर्थ मैंने यहाँ पे लगाई, फिफ्थ मैंने जो ये बीच वाली गई है ना, तो फिफ्थ मैंने ये लगाई, और सिक्स देखो मैंने ये वाली जो बीच में एक और लगाई है, तो सिक्स ही आई। तो हाँ सर ये बात तो ठीक आ गया। तो मतलब ये फार्मूला हमारे पास क्या है, 100% एक्यूरेट फार्मूला बन जाता है, और इसके काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, तो क्योंकि एग्जाम में ना यही चीज़ें होती हैं जो आप नेटवर्किंग के बारे में पढ़ते हैं कि बेसिक चीज़ें हैं, बट आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पुट करता है। अब इसको अलग अलग वे में वो कैसे पुट कर सकता है ना, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। बाकी एक हम पढ़ लेते हैं हमारे पास से, जैसे ट्री का तो कुछ नहीं है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी में हम पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं ना। इसमें क्या होता है, जो सबसे ऊपर का जो डिवाइस होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास एक पेरेंट की तरह काम करता है। मतलब वहाँ से पीछे से नेटवर्क आता है, और फर्दर आगे वो अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर, या फिर डिवाइसेस ना बोल सके उनको हम चाइल्ड ही हम समटाइम बोल देते हैं। तो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन वो हमें बताने का काम करता है, कौन, हमारा ट्री टोपोलॉजी। कि यहाँ से नेटवर्क आएगा ऊपर से, और यहाँ से अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर वो नेटवर्क के थ्रू क्या होगा, जो भी कनेक्टिविटी होगी वो इस्टेब्लिश की जाएगी। तो ऐसे करके हमारी जो ट्री टोपोलॉजी है वो वर्क करती है। अब इंपॉर्टेंट हमारे पास बन जाता है, एक हम पढ़ लेते हैं जैसे बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी के देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, कि ऐसे कौन सी टोपोलॉजी होती है जहाँ पे हम बैकबोन का यूज़ करते हैं, है ना, बैकबोन केबल का यूज़ करते हैं। अब बैकबोन केबल नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे ना टर्मिनेटर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बैकबोन टेबल का हम यूज़ करते हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास केबल आती है उसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटर को हम क्या बोल देते हैं, एंड पॉइंट्स। अब इसको जैसे मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं, कि मान लेते हैं ये आपका आ गया हमारे पास एक आपका पूरा का पूरा बस टोपोलॉजी आ गई। मतलब आपको जो इंटरनेट मिल रहा होगा, आपको इंटरनेट इस वायर के थ्रू आपको इंटरनेट मिल रहा होगा। अब इस वायर के थ्रू आपने क्या किया है, आपने अलग अलग डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट किए हैं। लाइक आपका फर्स्ट डिवाइस ये आ गया, सेकंड डिवाइस आपका ये आ गया, थर्ड डिवाइस आपका ये आ गया। ठीक है, तो आपके पास कितने डिवाइसेस हैं, डिवाइस ए आ गया, ठीक है, मान लेते हैं एक और डिवाइस आ गया यहाँ पे,
ठीक है, डिवाइस बी आ गया, डिवाइस सी आ गया, डिवाइस डी आ गया। और जो आपके पास यहाँ पे एक बीच में से जो लाइन जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं बैकबोन केबल। ठीक है, ये ऐसी केबल है जहाँ से आपको एक्चुअल में नेटवर्क या फिर इंटरनेट आपको मिल रहा है। और जो लास्ट में आपको जो ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये दोनों जो पॉइंट दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, दोनों पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को बोला जाता है टर्मिनेटर। ठीक है, और टर्मिनेटर क्या होते हैं, वो ये लिखा मैंने, एंड पॉइंट्स ऑफ द नेटवर्क। और टर्मिनेटर हम कहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं, बस टोपोलॉजी के अंदर टर्म ये यूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ हमारे पास जो मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं, वो ये सारे क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये भी आपने नोट कर लेना है। बाकी देखो, केवल यही क्वेश्चन पुट कर दिया जाए कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी होती है जहाँ पे अगर उसके सेंट्रल, या फिर जहाँ पे उसकी जो सेंट्रल केबल है, ठीक है, वो अगर क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो नेटवर्क पूरा का पूरा हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। बोलने का मतलब क्या है, जब हम सेंट्रल केबल की बात करते हैं तब हम बात कर रहे हैं बस टोपोलॉजी की। पर जब हम सेंट्रल डिवाइस की बात कर लेते हैं, देखो दोनों क्वेश्चन अलग हैं। जब हम सेंट्रल डिवाइस की बात कर लेते हैं तो इसका मतलब है सर हम स्टार टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। पर जब हम सेंट्रल केबल या फिर बैकबोन केबल की बात कर लेते हैं तो उस टाइम पे हमारी बस टोपोलॉजी राइट आंसर हो जाएगी। क्योंकि एग्जामिनर ना क्वेश्चन ही हमेशा डालता है, क्योंकि काफ़ी बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। वो क्वेश्चन लिखेगा आपको कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी होती है इफ़ द सेंट्रल केबल इज फेल, या फिर सेंट्रल जो आपकी बैकबोन, या फिर सिंपल बोलूँ कि इफ़ द बैकबोन ऑफ द नेटवर्क इज द फेल। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क है जो वो खत्म हो जाएगा, फिर रुक जाएगा। तो उसका राइट आंसर बच्चे कर देते हैं स्टार टोपोलॉजी, तो उसका स्टार टोपोलॉजी राइट आंसर नहीं होगा। उसका राइट आंसर बस टोपोलॉजी होगी। उसने बात की है सेंट्रल केबल की, या फिर सेंट्रल एक आपके पास बैकबोन की। तो बैकबोन जब भी शब्द आता है तो वो बस टोपोलॉजी के बारे में पूछ रहा होता है। पर जब सेंट्रल डिवाइस के बारे में आ जाए तब आपका स्टार टोपोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे पॉइंट है जहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इनको आपको क्लैरिफाई करना है और अपने एग्जाम में क्वेश्चन ये गलत नहीं करना है ना। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक हमारे पास एक रिंग टोपोलॉजी बचती है ना। रिंग टोपोलॉजी को हम क्या बोल देते हैं, समटाइम हम सर्कुलर टोपोलॉजी के नाम से भी जान देते हैं। क्योंकि इसका जो नाम ही रिंग क्यों है, रिंग इसलिए होगा क्योंकि होगा कैसे ये सर, ये सर्कल के वे में होगी, है ना। सर्कल के वे में क्या करती होगी, अपना जो है इंफॉर्मेशन है वो आगे पास करती होगी। तो जो हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है, इसमें देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिंग टोपोलॉजी किस मैकेनिज्म का यूज़ करता है, फिर किस टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करता है। तो वो सर हमारे पास टोकन पासिंग का यूज़ करता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है टोकन पासिंग का। टोकन पासिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कंप्यूटर ए है, बी है, सी है और डी है। अब कंप्यूटर ए को कंप्यूटर सी के पास डाटा भेजना है ना। मान लेते हैं कंप्यूटर ए को क्या करना है, कंप्यूटर सी के पास डाटा भेजना है। वहीं हमारा जो कंप्यूटर बी है उसको भी कंप्यूटर डी के पास डाटा भेजना है। अब क्योंकि तार तो एक ही है, आप देख रहे हो तार तो सर एक ही है, केबल तो एक ही है। अब एक एक बार में मतलब सारे अपना अपना काम लग पड़े स्टार्ट करने बिना मर्जी के, तो क्या होगा, ये नेटवर्क भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए एक कंसेप्ट यूज किया जाता है टोकन पासिंग का। अब टोकन पासिंग क्या होता है, मान लेते हैं कि एक आपके पास चाबी है, ठीक है, मतलब सिंपल बोलने का मतलब है कि आपके पास एक ऐसा टोकन है। अगर आपके पास टोकन है, मान लेते हैं कि ए है, ए के पास अपना टोकन आ गया, ठीक है। तो ये टोकन जब ए के पास आ गया तो ए के पास पावर आ गई। अब इसकी पावर पावर क्या आ गई, अब ए को क्या करना था, ए को सी को डाटा भेजना था। तो अब ए क्या करेगा, अपना डाटा भेजेगा बी को, और बी से फर्दर वो डाटा जाएगा सी के पास। ठीक है, जैसे सी के पास डाटा रिसीव हो गया, इसके बाद क्या होगा, ए की जो पावर है वो इससे वापस ले ली जाएगी, क्योंकि ए का काम खत्म हो गया। तो ए का जो टोकन है वो इससे वापस ले लिया जाएगा, और वो टोकन किसको दे दिया जाएगा, वो अगले पर्सन को दे दिया जाएगा, बी को दे दिया जाएगा। अब पावरफुल कौन हो गया, अब पावरफुल हमारा बी बन गया। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होता है, टोकन दिया जाता है आगे से आगे, कि आप अपना काम खत्म करो, फिर अगले बंदे को वो टोकन दे दो कि अब भाई मैंने अपना काम कर लिया, अब आप अपना काम कर लो। इससे क्या होता है, हमारा जो नेटवर्क होता है वो ढंग से वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रिंग के बारे में पूछी जाती हैं कि टोकन पासिंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फिर कौन सी टोपोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं, तो हम रिंग के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक टर्म पूछी जाती है टोकन पासिंग या फिर रिंग टोपोलॉजी के अंदर, कि हम एक टर्म यूज़ करते हैं FDDI का। ठीक है, FDDI की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FDDI। तो FDDI की फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोल देते हैं फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसको आप पूरा लिख लेना, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा आता है, क्योंकि जब आप एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजते हो,
ठीक है। तो इन दोनों में, क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको पहले भी समझाई थी कि जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह कोई इन्फॉर्मेशन भेजते हो तो उस इन्फॉर्मेशन को ईजिली मतलब कम्युनिकेट करवाने के लिए, या फिर जो उनकी स्पीड है, स्पीड को मिसमैच ना हो कोई स्पीड, क्योंकि मान लेते हैं ए जो पर्सन है ये भेज सकता है 500 MB की स्पीड से, और जो बी है वो बेचारा रिसीव कर सकता है 200 MB की स्पीड से। तो इन दोनों के जो स्पीड है इन दोनों में मिसमैच ना हो, है ना, मिसमैच ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बीच में एक इंटरफेस का यूज करना पड़ता है। कहाँ पे बात कर रहा हूँ, कौन सी टोपोलॉजी के अंदर, रिंग टोपोलॉजी के अंदर। तो उस इंटरफेस का नाम आता है हमारे पास FDDI, है ना, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। अब इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे के सारे। तो सारे आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। देखो एक क्वेश्चन याद, हमारे जो मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं वो हम सारे डिस्कस कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई पॉइंट है वो आपसे मिस ना हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग USB वर्जन्स कैन ऑपरेट एट अ सुपर स्पीड मोड विद डाटा ट्रांसफर रेट अप टू 5 GB पर सेकंड। देखो ऐसा कौन सा USB का वर्जन है, हम अलग अलग USB, जैसे आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में आप भी क्या करते हो, है ना, मार्केट से आप पेन ड्राइव वगैरह खरीद के लेकर आते हो, है ना। तो जब USB के आपके पास अलग अलग जो वर्जन होते हैं, ठीक है, जैसे USB 1.1 होता है, 2.0 होता है, 3.0 होता है, तो बोले कि ऐसा कौन सा हमारे पास USB का वर्जन है जिसमें हम जो डाटा ट्रांसफर स्पीड है वो कितनी जा सकती है, 5 GB पर सेकंड तक वो जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारे पास USB 3.0 हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा। अब देखो जब हम बात कर लेते हैं अलग अलग USB की, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुल फॉर्म क्या होती है यूएसबी की। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। तो यूएसबी की फुल फॉर्म हमारे पास बन जाती है यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये हमारे पास फुल फॉर्म बन गई यूएसबी की। अच्छा, अब और क्या चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अच्छा सर हमें ये बताओ कि जब हम यूएसबी के बारे में पढ़ते हैं तो यूएसबी किस टाइप का इंटरफेस है, क्योंकि जब भी हम डाटा भेजेंगे ना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के ऊपर डाटा भेजेंगे या फिर डाटा शेयर करेंगे, तो हम दो तरीके यूज़ करते हैं। एक तो हम सीरियल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, दूसरा हम पैरेलल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। तो सर आप हमें ये बताओ कि यूएसबी किस टाइप का कम्युनिकेशन या फिर किस टाइप का जो है इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। तो यूएसबी आपने हमेशा याद रखना है, ये हमें सीरियल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पॉइंट नहीं पता होते हैं बच्चों को, क्योंकि काफ़ी हमने देखे हुए हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं बेसिक वो डेली यूएसबी यूज़ करते हैं पर उनको ये बेसिक पॉइंट नहीं हो पता होते हैं कि वो सीरियल कम्युनिकेशन करता है या फिर सीरियल डाटा ट्रांसमिट करता है कि वो पैरेलल डाटा ट्रांसफर करता है। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब तीसरा पॉइंट है, अब यूएसबी हमारे पास अलग अलग वर्जन है, जैसे आपने देखा यूएसबी 1.1 होता है, 2.0 होता है हमारे पास, और 3 हमारे पास 0 होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास अलग अलग इनकी स्पीड होती है। अब मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना इसको। USB 1.1 की जो हमारे पास स्पीड होती है कि कितना जल्दी आप डाटा भेज सकते हो, तो इसकी स्पीड होती है 12 MB पर सेकेंड, मतलब इतनी इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, मतलब फुल स्पीड इसकी इतनी होती है। क्योंकि ये पुराना है तो पुराने के अकॉर्डिंग उस टाइम पे, मतलब जब हम पहले यूज़ करते थे उसके अकॉर्डिंग तो अच्छा ही है, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा हम मेमोरी का यूज़ भी नहीं करते थे उतना। फिर हमारे पास आता है USB 2.0। तो USB 2.0 इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी चली जाती है, 480 MB पर सेकंड। ये जब आप देखते हो, अगर आपने कभी यूएसबी परचेज की है, चाहे आप ऑनलाइन परचेज करते हो चाहे आप ऑफलाइन परचेज करते हो, तो वहाँ पे लिखा होता है, जो पेन ड्राइव होता है ना जिसको आप यूएसबी बोल देते हो, तो वहाँ पे लिखा होता है कि पेन ड्राइव की जो रीड राइट स्पीड है वो कितनी है, तो लिखा होता है 400 MB पर सेकंड, है ना। MB पर सेकंड तो सिंपल लिखते हैं 480/s करके, कि 480 MB पर सेकंड इतनी इसकी स्पीड है। तो जो भी पेन ड्राइव अगर उसकी स्पीड 480 MB पर सेकंड है तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सी पेन ड्राइव आपको दुकानदार है वो आपको दे रहा है, तो आपको USB 2.0 दे रहा है। एक्चुअल में होता है क्या, यहाँ से काफ़ी बच्चों के साथ फ्रॉड किया जाता है, दुकानदार काफ़ी ये फ्रॉड करते हैं। क्या करते हैं वो, बेसिकली वो बोलते हैं कि हम आपको लेटेस्ट पेन ड्राइव दे रहे हैं, ठीक है, 3.0 का पेन ड्राइव दे रहे हैं जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, वो ऐसे बोलते हैं। और वो आपको क्या दे देते हैं, वो आपको पैसे लेंगे आपसे 3.0 के, और आपको दे कौन सा देंगे, आपको दे देंगे USB 2. आपके पास 0।
तो ये ऐसे करके काफ़ी फ्रॉड होता है। बस आपने ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि एक्चुअली मतलब क्या होता है इनका। तो रीड राइट स्पीड डिपेंड करती है कि आपका यूएसबी का कौन सा वर्जन है। वो 1 है तो उसकी 12 MB/सेकंड स्पीड होगी मैक्सिमम, 2 है तो उसकी मैक्सिमम 480 MB/सेकंड स्पीड होगी, और आजकल जो हमारे पास लेटेस्ट आता है 3.0, तो इसकी स्पीड चले जाती है हमारे पास। अगर हम बात कर लेते हैं सुपर स्पीड की, अब ये पेन ड्राइव आपने देखना है कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि कई पेन ड्राइव होते हैं जो हमारे पास, जैसे हमारे लेते हैं आपका ये पेन ड्राइव आ गया ना, तो यहाँ पे आपको पेन ड्राइव का वो एक पट्टी सी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको जो पट्टी यहाँ से नीली कलर की होगी, ठीक है। अब इसको मैं 3D में थोड़ा बना नहीं सकता हूँ, ठीक है, बस इसको आप हाँ थोड़ा ऐसे एनालाइज कर लो, ठीक है। मान लेते हैं आपका ये पेन ड्राइव आ गया ना, ठीक है, ये आपका कुछ ऐसे करके पेन ड्राइव आ गया, ठीक है, ऐसे समझ लो आप ये पेन ड्राइव आ गया। तो इस पेन ड्राइव में आपको जो यहाँ पे एक पट्टी दिखती है, अगर ये नीली कलर की होगी ना, तो आपने ये समझ जाना है कि ये कौन सा आपके पास जो पेन ड्राइव का स्लॉट है वो कौन सा बन जाता है आपके पास, या फिर यूएसबी का स्लॉट है वो कौन सा बन जाता है आपके पास। ये आपके पास यूएसबी 3.0 का स्लॉट है। अगर ये ब्लैक हुआ तब आप समझ जाएंगे कि ये हमारे पास यूएसबी 2.0 का हमारे पास बन जाता है, ठीक है। ब्लैक तो यूएसबी 1.1 या फिर 2.0 का भी नॉर्मली चलता है, बट 3 के लिए स्पेशल कलर कोडिंग क्या होती है, ब्लू होती है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और 3 की स्पीड अभी हमने देख ही लिया कितने आती है हमारे पास, 5 GB/सेकंड, मतलब इतना डाटा आप इतनी फास्टली अपने कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हो। जो आप अगर आप आजकल लेटेस्ट अपना कंप्यूटर परचेज करोगे यूएसबी 3.0 के साथ, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी ये सारी चीज़ें कि ब्लू कलर का आपको स्लॉट देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको भी आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। काफ़ी बार हमने डिस्कस किया हुआ है कि एफटीपी होता है क्या, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम इसको बोल देते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम क्यों बोल देते हैं, क्योंकि सर जब भी हम एक आर्किटेक्चर के बारे में, नेटवर्किंग में हम एक आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल, है ना। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, मान लेते हैं ये आपका कंप्यूटर आ गया और ये आ गया हमारे पास एक सर्वर, ठीक है। सर्वर भी होता है कुछ नहीं, एक पावरफुल कंप्यूटर ही होता है, पर सर्वर को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा आ गया क्लाइंट। क्लाइंट कौन हुए, आप, ठीक है। क्लाइंट कौन हुए, आप। और सर्वर जो आपको क्या देता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जब भी आपको क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट बेसिकली हमेशा क्लाइंट क्या करता है, हमेशा क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, किससे, सर्वर से। और सर्वर क्या करता है, इसको रिस्पॉन्स बैक करता है। बोलने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं सर्वर आ गया आपके पेरेंट्स, तो आपको कुछ चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ही करते हो ना कि मम्मा मुझे ये चाहिए, या फिर पापा मुझे ये चाहिए, है ना। तो आप क्या करते हो, आप रिक्वेस्ट करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो पेरेंट्स है आपको क्या करते हैं, रिस्पॉन्स बैक करते हैं ना कि, है ना। रिस्पॉन्स बैक इन द सेंस ऐसे समझ सकते हैं आपकी, लाइक आपको चीज़ कोई मांगी आपने आपको दे दी। अगर कई पेरेंट्स होते हैं कोई चीज़ मांगते हैं पर बच्चों की कोई चीज़ें नहीं भी देनी चाहिए तो वो नहीं देते हैं, है ना। तो वो क्या एग्जाम्पल है, वो भी क्लाइंट सर्वर का एग्जाम्पल ही है ना। जस्ट आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है ना, ज़्यादा ऐसे नहीं समझना कि बड़ी टफ चीज़ है। टफ कुछ नहीं है, बस सारी चीज़ें ईजी हैं, बस आपको समझनी है कि कैसे वो चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती हैं। तो देखो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का ये मतलब आपको समझ आ गया। अब देखो जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे और वापिस आपको क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। अब इसी के अगेंस्ट हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक हम पढ़ लेते हैं कि जब आप क्या करते हो, आप अपना डाटा अपलोड करते हो, ठीक है। एक चीज़ आता है जब आप डाटा अपलोड करते हो, तो अपलोड का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, आपके डिवाइस के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल थी, आप उस फाइल को क्या कर रहे हो, उस फाइल के टुकड़े बना के आप क्या कर रहे हो, सर्वर के अंदर अपलोड कर रहे हो। तो अपलोड का मतलब क्या होता है, आपके डिवाइस से डाटा कहाँ जाता है, सर्वर के पास। मतलब क्लाइंट से डाटा कहाँ जा रहा है, हमारे सर्वर के पास। तो इस टाइम पे भी क्या हम यूज़ करते हैं, एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, फाइल ही तो भेज रहे हो ना। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो। तो अपलोडिंग का मतलब क्या होता है कि आपके सिस्टम से जो है रिमोटली आपका जो सर्वर होता है उसके ऊपर डाटा आप भेज रहे होते हो, सेंड कर रहे होते हो, तो इसको हम अपलोड बोल देते हैं। दूसरा हमारे पास आता है डाउनलोड। डाउनलोड में क्या होता है, ये आपका कंप्यूटर आ गया और ये हमारा सर्वर आ गया, सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपके पास सर्वर के पास कोई फाइल थी, उस फाइल के टुकड़े होके आपके पास क्या आता है, आपके सिस्टम में वो स्टोर हो रहा होता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डाउनलोड बोल देते हैं। तो डाउनलोड का मतलब क्या होता है, सर्वर से डाटा आपकी कंप्यूटर के अंदर आता है। तो सर्वर टू जब क्लाइंट की हम बात कर लेते हैं तब हम क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो चाहे आप अपलोड कर रहे हो चाहे आप डाउनलोड कर रहे हो, इसके लिए आपको कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए होगा,
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपको चाहिए होगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी बन जाती है। अब देखो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के आपने बारे में ये बेसिक चीज़ क्लियर कर ली। अच्छा सर ये हमें क्लियर हो गया कि हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब हमें फ़ाइल चाहे अपलोड करें, चाहे डाउनलोड करें, तो हमारा एक प्रोटोकॉल होता है, वो काम करता है कौन-सा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमारा जो है काम करता है। अच्छा सर ये तो आपने बता दिया, तो आपने हमें एक ओएसआई मॉडल के बारे में बताया था। तो ओएसआई मॉडल के अंदर हम जब एफटीपी पढ़ते हैं या फिर ओएसआई मॉडल के अंदर जब हम 7 लेयर्स पढ़ते हैं, है ना? क्योंकि हमारे पास क्या होता है 7 लेयर्स का मॉडल होता है। तो इनमें से कौन-सी लेयर है जहाँ पे हमारा एफटीपी प्रोटोकॉल वर्क करता है? तो हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी हम ओएसआई की वे में या फिर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन हम इसको बोलते हैं, ओएसआई मॉडल हम इसको बोलते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे पास से लास्ट लेयर होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? जिसको हम एप्लीकेशन लेयर हम बोल देते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर में कौन-सा प्रोटोकॉल वर्क करता है हमारा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारा वर्क करता है। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा सर और क्या-क्या क्वेश्चन है जो यहाँ से बन सकते हैं? क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये कौन-कौन से पोर्ट का यूज़ करता है ना? क्योंकि देखो, जब भी आप क्या करते हो, पोर्ट का मतलब क्या होता है? पोर्ट का मतलब होता है कि कहीं न कहीं से कोई न कोई तो रास्ता है ना, जहाँ से आप मतलब रिक्वेस्ट करेंगे और वहीं से आपको रिस्पॉन्स बैक मिलेगा आपके कंप्यूटर के अंदर। तो ये क्या होते हैं? हमारे पास पोर्ट होते हैं। तो पोर्ट क्या होते हैं? एक्चुअल में एफ़टीपी जब पोर्ट यूज़ करता है, तो वो 2 टाइप की पोर्ट यूज़ करता है। एक वो यूज़ करता है पोर्ट का, जब हम बात कर लेते हैं कमांड या फिर कंट्रोल करने का। एक हमारा आता है कमांड या फिर कंट्रोल करने का, कि हमें कितनी स्पीड से आपको, जैसे आप कोई मूवी डाउनलोड करते हो ना, कई बार क्या होता है, कई बार मूवी आपकी काफ़ी जल्दी-जल्दी आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाती है और कई बार होता है कि आपकी मूवी बड़ी धीरे-धीरे डाउनलोड होती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो सर्वर्स होते हैं उनके एफ़टीपी में कमांड या फिर कंट्रोल किया गया होता है कि आपको बस इतनी ही स्पीड देनी है इस पर्सन को। तभी क्योंकि कई बार सर्वर्स होते हैं वो आपसे पैसे माँगते हैं कि आप क्या करो, हमारी सब्सक्रिप्शन ले लो, फिर आपको अनलिमिटेड हम क्या करेंगे, स्पीड प्रोवाइड कर देंगे। लाइक जैसे एग्ज़ाम्पल आजकल टेलीग्राम का है ना? तो टेलीग्राम में भी क्या है, अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी स्पीड देखना औरों के मुकाबले काफ़ी अच्छी होगी। आप बोलेंगे ना, कितना बढ़िया चल रहा है हमारा टेलीग्राम अभी। पहले नहीं तो आपको कोई फ़ाइल अपलोड करनी है या फिर डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए भी आपको बड़ा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो डाउनलोड होता है। तो वो भी क्या है, टेलीग्राम भी इसी का एग्जांपल है। उन्होंने भी क्या किया, अपना जो एफटीपी है उसमें भी क्या करके रखा हुआ है, कमांड या फिर कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो कमांड और कंट्रोल करने के लिए कौन सा पोर्ट का यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए सर हम पोर्ट नंबर 21 का हम यूज़ करते हैं। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ, देखो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ हर एक पॉइंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पोर्ट नंबर फॉर एफटीपी प्रोटोकॉल, तो आप टिक करेंगे 21। ठीक है? क्योंकि एक और मैं अभी आपको दूसरा ही बताऊँगा। दूसरा क्या होता है, एक्चुअल डाटा। देखो, कमांड और कंट्रोल करने का तो ठीक है कि हमें कितनी स्पीड देनी है, कितना क्या देना है, पर डाटा कहीं न कहीं से तो जाएगा ना, किसी न किसी पोर्ट से तो वो डाटा जाएगा ना। तो जो जो डाटा किसी पोर्ट से जाएगा, उस पोर्ट को एक्चुअल डाटा पोर्ट बोला जाता है और वो कौन-सा पोर्ट होता है, वो हमारा 20 पोर्ट होता है। तो एफटीपी के अंदर आप 2 पोर्ट पढ़ते हैं, एक पढ़ते हो आप आपके फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को कंट्रोल करना, क्योंकि कितनी हमें स्पीड देनी है, कितना डाटा हमें भेजना है, वो कंट्रोल करना, तो वो कंट्रोल किया जाता है पोर्ट नंबर 21 से। और अगर बात की जाए कि एक्चुअल में आप कितना डाटा शेयर कर सकते हो, तो वो किया जाता है आपके पास पोर्ट नंबर इससे 20 के साथ वो किया जाता है। तो ये 2 चीज़ें आपको क्लैरिफ़ाई हो गई होंगी यहाँ तक। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज अ पोर्ट नंबर ऑफ एफटीपी। तब आपने बोलोगे सर आपने तो 20 भी बताया था, 21 भी बताया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बेटा इसका राइट आंसर 21 होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट या फिर जब हम बात कर लेते हैं कि एफटीपी क्या करेगा, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का काम क्या करना है? प्रोटोकॉल का काम करना है एक्चुअल में हमें कंट्रोल करना किसी चीज़ को, कि हम कैसे कोई फ़ाइल में डाटा भेजेंगे या फिर कुछ करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट पूछा जाएगा तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर एग्ज़ाम में अगर ये पूछा जाएगा कि अगर आपको एक्चुअल में डाटा आपको कहाँ से रिसीव होता है, कौन से पोर्ट से रिसीव होता है, तब 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एफटीपी प्रोटोकॉल के अंदर ऐसी कौन-सा पोर्ट है जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो अपने डाटा को या फिर कमांड कर सकते हो अपने डाटा को, तो तब आएगा पोर्ट नंबर 21। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन ऐसे आपने याद करने हैं।
क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपको एक सिंगल बुक के अंदर नहीं देखने को मिलेंगी, तो जो भी चीज़ें हैं तो काइंडली आप इनको नोट कर लिया करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी। बाकी एक और क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है सारा, इसके अलावा एक और हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि पोर्ट की बात कर ही रहे हैं या फिर एफ की हम बात कर रहे हैं, तो एक हमारे पास एफ आता है जिसको हम सिक्योर एफ बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर आपको क्या करना है, या फिर ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो सिक्योरली क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा आपकी फ़ाइल को। ठीक है, सिक्योरली क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा आपकी फ़ाइल्स को। कहाँ पे सर, किसी ना किसी नेटवर्क के ऊपर। तो सर वो भी कोई ना कोई तो पोर्ट होगा ही ना, तो वो कौन सा पोर्ट होगा, वो आपके पास एस एफ टी पी होगा। ठीक है, एस एफ टी पी की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी आप लिख सकते हो, लिखना होगा तो देखो, एस क्या होता है, एस होता है आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है आपको, एस एस एच प्रोवाइड करता है। मतलब इस एस का मतलब क्या हुआ एक्चुअल में, इस एस का मतलब हुआ एस एस एच। और एफ टी पी आप सभी को पता है, एफ टी पी का क्या आ जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एस का मतलब क्या होता है, सिक्योर शेल। ठीक है, एस एस एच का मतलब होता है सिक्योर शेल। ठीक है, सिक्योर शेल हम इसको बोल देते हैं। तो बस शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, पर आपने ये सारी चीज़ें एग्जाम में कुछ पूछा जाएगा, सिक्योरली फाइल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, तब आप टिक करेंगे ये। पर आपको ये पॉइंट भी क्लियर होने चाहिए, कल को ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस इन द एस एफ टी पी प्रोटोकॉल, तो आप बोलेंगे कि इसका मतलब होता है एस एस एच फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर सिक्योर शेल। तो कुछ भी एग्जाम में ऑप्शन दिया जा सकता है, तो आप वहाँ पे वो टिक करके आएंगे। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो, जब हम एस एस एच की बात कर लेते हैं या फिर एस एफ टी पी की बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास पोर्ट नंबर 22 का यूज़ करता है। ये भी आपने कॉपी पे नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट डाटा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि ये सारे मोस्ट रिपीटेड चीज़ें हैं, ये रिपीटेड हैं तभी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। बाकी देखो, मैंने और आपको क्या बताया था, हाँ मैंने आपको एस टी टी पी के बारे में बताया था। तो एस टी टी पी का पूछा जाता है पोर्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोर्ट नंबर, और यहाँ पे आएगा आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आपका एस टी टी पी पोर्ट नंबर 80। एक हमारे पास आ जाता है एस टी टी पी एस, एस टी टी पी एस करके आता है, सिक्योर आ जाता है, तो इसका पोर्ट नंबर आता है 443। ओके, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। एक हमने पढ़ा था एस एम टी पी के बारे में, एस एम टी पी के बारे में, है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम जिसको बोल देते हैं। इसका पोर्ट नंबर आपका 25 इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा मैंने आपको एक टेलनेट का बताया था, टेलनेट का हमारे पास कितना बन जाता है, 23 हमारे पास बन जाता है। तो ये हमारे पास सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास और भी होते हैं, आई मैप का होता है, पॉप 3 का होता है, तो वो तो हमने चलो काफ़ी बार डिस्कस भी कर लिया हुआ है, पर चलो आपके लिए होमवर्क रहेगा एक। अब मुझे बताएंगे पोर्ट नंबर 4, एक तो आप मुझे बताएंगे आई मैप का, और एक मुझे बताएंगे पॉप 3 का। ठीक है, इन दोनों का आप मुझे क्या बताएंगे, पोर्ट नंबर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सारा डाटा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट इसको इग्नोर करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नेसेसरली इंश्योर्ड बाय द डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर किस चीज़ को इंश्योर नहीं करता है, तो देखो ऑथेंटिसिटी वो इंश्योर करता है, इंटीग्रिटी वो इंश्योर करता है, नॉन रेपुटेशन वो इंश्योर करता है, पर कॉन्फिडेंशियली वो मतलब नेसेसरी वो नहीं करता, इंश्योर नहीं करता है। तो यहाँ पे डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब हम डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है कि जो भी सेंडर होता है, जैसे मान लेते हैं आप अपना कोई डाटा भेज रहे हो किसी दूसरे के पास, तो आपका क्या होगा, कोई ना कोई तो डिजिटल सिग्नेचर होगा। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है कि मतलब कुछ ना कुछ कोडिंग की वे में आप ऐसे समझ लो कि आप क्या कर रहे हो, अपना जैसे कोई अपनी फाइल भेज रहे हो, तो इस फाइल के साथ आपका कोई ना कोई सिग्नेचर जा रहा होता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर बोल देते हैं। तो देखो, डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन इंश्योर करता है कि वो फाइल किस कंप्यूटर से आ रही है ना, तो ये भी इंश्योर करता है हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर। सेकंड आता है हमारे पास इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि इंटीग्रेटर हमें बताता है कि जो एक्चुअल में आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, जैसे ये आपने डॉक्यूमेंट क्या किया, अपना डिजिटल सिग्नेचर करके भेज दिया, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, मैं सिंपल बोलता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट डज नॉट अल्टर्ड। ठीक है, अल्टर्ड का मतलब होता है कि इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, फिर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की है ना, अल्टर्ड हो गया, चेंज हो गया, फिर मॉडिफिकेशन। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इसको इंटीग्रिटी बोला जाता है। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट में जो आप भेज रहे हो उसमें कोई भी अल्टरनेट या फिर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो ये भी कौन इंश्योर करता है, ये भी हमारा डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर करता है। लाइक फिर थर्ड हमारे पास दे रखा है हमारे पास नॉन
रेपुटेशन। तो नॉन रेपुटेशन का मतलब क्या होता है कि जो सेंडर है वो डिनाई नहीं कर सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए कि जो ये डाटा इसने भेजा है, क्योंकि देखो इसने क्या किया, अपने साइन किए हुए हैं, डिजिटल साइन किए हुए हैं। तो सेंडर डिनाई नहीं कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट मैंने नहीं भेजा है। तो ये क्या चीज़ इंश्योर कर किया जाता है, ये इंश्योर किया जाता है नॉन रेपुटेशन के द्वारा। तो ये भी डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है, इंश्योर कर लेता है, पर कॉन्फिडेंशियलिटी इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ये कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, हमेशा सेपरेट और इनक्रिप्टेड होना चाहिए। तो इससे डिजिटल सिग्नेचर का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आपने नोट करके कॉपी में लिख लेना है। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ना ट्राइड करके एक हम कंसेप्ट पढ़ते हैं इसमें साइबर सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, एक आपके पास कंसेप्ट आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप हमें बताओ थ्री कोर थ्री कोर प्रिंसिपल्स थ्री कोर प्रिंसिपल्स ऑफ आपका जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है या फिर साइबर सिक्योरिटी है ना। तो थ्री कोर प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कर लो है ना इसको, या फिर साइबर। ठीक है, इंफॉर्मेशन या फिर साइबर सिक्योरिटी। तो तीन कौन कौन से मेन पिलर्स आते हैं, फिर तीन कोर प्रिंसिपल कौन कौन से आते हैं, एक आप पढ़ लेते हो। इसको हम बोलते हैं CIA ट्रायड। ठीक है, तीन होते हैं तो CIA ट्रायड हम बोल देते हैं। अब इनकी फुल फॉर्म क्या बनती है, C से आपका बन जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी, AI से आपका बन जाता है इंटीग्रिटी, और A से आपका बन जाता है एक्सेस। तो ये तीन हमारे पास बन जाते हैं कोर प्रिंसिपल किसके, हमारे पास इसके। ठीक है, साइबर या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी आप कॉपी पे नोट करके लिख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी ज़रूर आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो डिजिटल सिग्नेचर का एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट और बनता है। लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि डिजिटल सिग्नेचर का मतलब क्या आता है, आप क्या कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो। तो कल को मैं आपसे ये क्वेश्चन पुट कर दूँ कि मुझे आप बताओ कि जो हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर फॉर ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, जब भी मुझे कोई चीज़ ऑथेंटिकेट करनी है कि वो ऑथेंटिक डाटा है कि नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे डिजिटल सिग्नेचर को क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो देखो खुद सोचो आप, अगर आपके कंप्यूटर के थ्रू आप कोई फाइल भेज रहे हो और उसके ऊपर आपके सिग्नेचर हैं, तो जब वो फाइल मेरे पास आएगी, मेरे कंप्यूटर में आएगी, तो उसके बाद मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा उसके साइन। ठीक है, मैं क्या देखूंगा, मैं उसके साइन देखूंगा कि वो साइन आप एक्चुअल में जो आपने भेजे हैं वो साइन और ये साइन मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि ये आपने ही भेजा है कि किसी और ने तो नहीं भेज दिया। तो इसको क्या बुलाता है, डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन। तो डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन कैसी होगी, ये हमेशा किया जाएगा इसके लिए यूज, क्या करेंगे हम, सेंडर्स प्राइवेट की। कि हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सेंडर की जो प्राइवेट की है, ठीक है, जो इसका सिग्नेचर इसने किया है, इसने किसी न किसी की का यूज़ किया था, किसी न किसी चाबी का यूज़ किया जाता है। तो ये चाबी से जब इस डॉक्यूमेंट को मैं ओपन करूँगा, तो ये डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए ये पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हमें सर सेंडर की प्राइवेट की के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, तो इसको भी आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, EPROM इज अ टाइप ऑफ मेमोरी चिप दैट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड। देखो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, फिर कौन सा तरीका होता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकली मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो उसको इरेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर EPROM को इरेज करने के लिए UV रेस का हमें यूज़ करना पड़ेगा, है ना। UV रे का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको मतलब इरेज कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया था। मतलब EPROM एक हमारे पास आता है, EPROM एक हमारे पास आता है EEPROM। जब हम रोम की टाइप्स पढ़ते हैं, तो रोम के अंदर जैसे एक बच्चे का कमेंट भी आया था, ठीक है, टीम के द्वारा बताया गया, सर एक बच्चे का डाउट था रोम के बारे में, किसने क्वेश्चन कहीं पढ़ा होगा कि प्रोग्राम्ड चिप क्या होती है ना। क्वेश्चन था कि प्रोग्राम्ड चिप क्या होती है, उसने ऑप्शन पढ़े होंगे कई एग्जाम में या फिर कई क्वेश्चन में लिखा होगा
कि पी रोम उसका राइट आंसर होगा, कई में लिखा था कि रोम उसका राइट आंसर होगा। एक्चुअली में होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुट करता है आपसे, वो आपसे क्वेश्चन पुट करता है ऐसे, लाइक जैसे क्वेश्चन पुट कर दिया कि प्रोग्राम चिप होता क्या है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड चिप हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि रोम के जो टाइप्स होते हैं, इसमें आता है हमारे पास पी रोम, ठीक है, ई पी रोम, और एक हमारे पास डबल ई पी रोम। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं, पर अभी मेन आप तीन ही समझो। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर देता है कि प्रोग्राम्ड चिप है, तो प्रोग्राम चिप में उसने ऑप्शन दे दिया, पी रोम दे दिया, रैम दे दिया, कुछ और दे दिया। ठीक है, पहला उसने ऑप्शन दे दिया पी रोम, दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने रोम, तीसरा ऑप्शन उसने दे दिया रैम, और चौथा उसने दे दिया रजिस्टर। अब इसमें क्या होता है, अब एग्जैक्टली आपको पता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको हम प्रोग्राम्ड, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा होता है, पी लिखा होता है, प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी, तो वो कौन सी बन जाएगी, वो आपकी पी रोम आपकी राइट आंसर बन जाएगी। अगर मान लेते हैं पी रोम उसने ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तब आपका राइट आंसर क्या बनेगा, तब आपका रोम आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि पी रोम है किस, मतलब उसका पेरेंट कौन है, मेन कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, रोम से तो इसकी शुरुआत हो रही है ना, तो रोम क्या होगा उस टाइम पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर पी रोम ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे करिए, आपने बस कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको चीज़ें क्लैरिफाई करनी है कि अगर पी रोम और रोम दोनों ऑप्शन में दिया होगा तब आप पी रोम पे टिक करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम चिप हम पी रोम को बोल देते हैं। अगर पी रोम ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो पी रोम आता कहाँ से है, तो वो सर रोम की टाइप में आता है, तो उस टाइम पे रोम उसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो वही है यहाँ पे कि ईपी रोम, मतलब यहाँ पे बोले कि ईपी रोम हमारे पास एक मेमोरी चिप होती है ना, वो किसका टाइप होता है, वो रोम का टाइप ही होता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं ऐसे पी रोम। ठीक है, पी रोम में क्या होता है, पी रोम में हम सिर्फ डाटा सर एक बार सर राइट कर सकते हैं। ठीक है, राइट वंस बट रीड मैनी, मतलब एक बार हम इसमें डाटा लिख सकते हैं और जितनी मर्जी चाहे उसके डाटा को रीड कर सकते हैं। पर ऐसे बोलो कि हम सर हम डाटा डिलीट करके फिर से इसमें डाटा लिख सकते हैं, तो वो चीज़ें आप नहीं कर सकते हो पी रोम के अंदर। तो वही लिखा है कि हमारे पास एक पी रोम की टाइप होती है, उस टाइप का नाम क्या है हमारे पास, ई पी रोम। ठीक है, तो ई पी रोम जिसको हम क्या बोल देते हैं, ठीक है, हम राम रोम की टाइप पढ़ते हैं ई पी रोम। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में इसको बोल देते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर का जो डाटा होता है इसको हम डिलीट करके इसमें फिर से डाटा क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो डाटा जब डिलीट करना होता है, ठीक है, डाटा जब डिलीट करना होता है तो डिलीट करने के लिए हमें यूवी रे का यूज़ करना पड़ता है, किसके अंदर, हमारे ईपी रोम के अंदर। ओके, चलो आप मेरे लिए एक होमवर्क बताएंगे रोम का ही। जब आप डबल ई पी रोम के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें जब आप डाटा इरेज करते हैं तो डाटा इरेज करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो। ठीक है, ये आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क रहेगा, इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपने डिस्कस पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हम इसको बोलते हैं, डबल ई पी रोम। तो इसमें अगर आपको डाटा इरेज करना होता है तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हो डाटा डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने कॉपी में नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो रोम के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो काफ़ी बार एग्जाम पूछी जाती हैं, कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसको हम अनचेंजेबल मेमोरी बोल देते हैं। तो मैं बस आपको मेन मेन पॉइंट बताऊंगा। रोम के जो फैक्ट्स होते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम पूछे जाते हैं, कि फैक्ट्री प्रोग्राम्ड जो हमारे पास डाटा होता है वो हम कहाँ पे लिखते हैं, तो फैक्ट्री प्रोग्राम्ड डाटा हम कहाँ लिख देते हैं, तो वो सर हम रोम के अंदर लिख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन ये कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको हम अनचेंजेबल के नाम से जानते हैं, तो अनचेंजेबल हमारी रोम बन जाती है। अच्छा सर, जो हमारे पास पी रोम आता है जिसको हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, इसका क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको यूज़र या फिर कोई भी प्रोग्रामर है या फिर कोई भी कंपनी है वो क्या कर सकती है, प्रोग्राम वंस। ठीक है, वो इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम कर सकती है, इससे ज़्यादा वो प्रोग्राम नहीं कर सकती है, तो वो हमारे पास पी रोम बन जाती है।
इसके अलावा हमारे पास ईपीरोम आता है, जो भी मैंने आपको बताया, हम इरेज्ड कर सकते हैं उसके डाटा को बाई यूवी लाइट। और ईपीरोम या फिर डबल ईपीरोम मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो आप मुझे उसका राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। कि हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।